समस्या सोच के आ रही, हम हथियारबंद संघर्ष हम छोड़ दिए थे। बता दें कि पापा राव ने अपने 17 साथियों के साथ में कुटरू थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। 6 जनवरी 2025 में जो आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 8 लोग शहीद हुए थे, उसमें भी पापा राव ने अपनी मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई। अब सोचने की बात यह है, क्या पापा राव के बाद में नक्सलवाद बस्तर से पूर्ण रूप से खत्म हो गया? तो बता दें, ऐसा नहीं है। अभी भी 3 प्रमुख चेहरे ऐसे हैं जो लगातार छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त अभियान में टारगेट बन रहे हैं। एक बड़ा ऐलान किया गया था कि 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त ये जो प्रदेश है वो हो जाएगा। क्या ये तीनों संगठन आत्मसमर्पण करते हैं या नहीं? अभी सरेंडर की प्रक्रिया शुरू कैसे हुई? आखिर पापा राव ने सरेंडर क्यों किया? छत्तीसगढ़ की सुंदरता और उसमें 4 चांद लगाती बस्तर की वो गलियारे, वो जंगल और वो सुंदर नदियां। लेकिन इसी नदियों के बीच में एक खौफनाक मंजर सा नजर आता है, वो है माओवादियों का क्षेत्र, माओवादियों का कब्जा। अब इसी कब्जे को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार नक्सल मुक्त आंदोलन चला रही है और इस आंदोलन पे एक बड़ा ऐलान किया गया था कि 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त ये जो प्रदेश है वो हो जाएगा। और इसी पर आखिरी खील ठोकी है पापा राव ने। बता दें कि पापा राव ने अपने 17 साथियों के साथ में कुटरू थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया है, हथियार डाल दिए और उसी के साथ में मुख्य धारा पर जुड़ने का अपना ऐलान कर दिया है। और साथ में ये भी कहा है कि वो अब संविधान के सहारे चलेंगे, मतलब संविधान को पूछेंगे। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में एक बड़े माओवादी चेहरे ने खुद का समर्पण किया है। बता दें कि इससे पहले हिड़मा एक बड़ा नाम जाने जाते थे और उसके बाद में ये पापा राव नाम काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन रहा था और ये आखिरी कील मानी जा रही थी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। माना जाता है कि पापा राव जो है 1994 में माओवादी के साथ में आए थे और उसके बाद में लगातार यह सक्रिय भूमिका अपनी निभा रहे थे। कई ऐसे ऑपरेशन थे जिसमें उनका हाथ था और कई सारे ऐसे मामले हैं जहां पर कई बार सुरक्षा बल को चकमा देकर वहां से 9-2-11 हो जाते थे। काफी ज्यादा खतरनाक और खूंखार माओवादी के नाम से ये जाने जाते थे। वर्तमान में बस्तर के वेस्ट विंग को ये संभाल रहे थे और कमांडो के रूप में उस जगह पर पदस्थ थी। लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और इसी पूरे मुद्दे को लेकर ये नाम काफी ज्यादा और चर्चा का विषय बन रहा था। बता दें कि 6 जनवरी 2025 में जो आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 8 लोग शहीद हुए थे, उसमें भी पापा राव ने अपनी मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, 25 से भी ज्यादा हमलों में जो ये मास्टरमाइंड है वो शामिल था और कई सारे जवान जो है हमारे देश के इस पूरे हमले में शहीद भी हो चुके हैं। अभी सरेंडर की प्रक्रिया शुरू कैसे हुई? आखिर पापा राव ने सरेंडर क्यों किया? लगातार जो सुरक्षा बल थे, जो प्रशासन थी, उनके द्वारा संपर्क किया जा रहा था। संपर्क करने के बाद में शुरू में जवाब नहीं आया और संपर्क इस प्रकार से किया जा रहा था कि जंगल में कई सारे चिट्ठियां छोड़ी गई और उसके बाद में अनजान नंबर से कॉल आया एक वहां के वरिष्ठ पत्रकार को, जिनके द्वारा कहा गया कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। और इसी आत्मसमर्पण से शुरुआत हुई पापा राव के समर्पण की कहानी और उसके बाद में ये कहानी पहले वायरल हुई, मतलब कि सुर्खियों में आई कि पापा राव सरेंडर करने वाले हैं और उसके बाद में 25 तारीख को सरेंडर किया गया उनके 17 साथियों के साथ में, जहां पर कई हथियार डाले गए। AK-47 भी उस हथियार में देखने को मिला और कई ऐसे हथियार वहां पर मौजूद थे, जिससे बता दें कि वहां के जगदलपुर के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान दिखाया भी गया है। बता दें कि जैसे ही ये सरेंडर करने जा रहे थे, उससे ही पूर्व कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसे वायरल जो है कंटेंट्स निकल कर सामने आ रहे थे, जहां पे पापा राव जंगल से चलते हुए आ रहे हैं, अपने साथियों के साथ में वही जंगल पर आराम कर रहे हैं और उसके बाद में ये खबर धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी और आज जो है फाइनली पापा राव ने प्रशासन के बीच में हथियार डाल दिए हैं, जहां पर उनके हाथ में संविधान और आदिवासियों के द्वारा दिए गए गुलाब मौजूद थे।
बता दें कि लगातार ये जो नक्सल मुक्त ऑपरेशन था, इसमें आदिवासी को भी टारगेट बहुत ज्यादा किया जा रहा था, क्योंकि आदिवासी लोग ही वहां के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए माओवादियों के संगठन में जुड़ रहे थे। और आज आत्मसमर्पण करने वाले पप्पा राव का स्वागत आदिवासी समाज के द्वारा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया है। अब सोचने की बात यह है, क्या पापा राव के बाद में नक्सलवाद बस्तर से पूर्ण रूप से खत्म हो गया? तो बता दें, ऐसा नहीं है। अभी भी 3 प्रमुख चेहरे ऐसे हैं जो लगातार छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त अभियान में टारगेट बन रहे हैं, या बोला जाए इन्हें अब अंतिम चरण के रूप में देखा जा रहा है। बता दें, पापा राव के बाद में छत्तीसगढ़ में सक्रिय बड़े नक्सल लीडरों के रूप में अब हेमला बिच्चा, सोडी केशा, महिला नक्सल लीडर रूपी ही शेष बताए जा रहे हैं। तीनों जो गुट है अभी भी छत्तीसगढ़ के माओवादी संगठन में एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं। हेमा बिच्चा और सोडी केशवा जो है बीजापुर और तेलंगाना के बॉर्डर में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उसी के साथ ही रूबी जो कांकेर और कांकेर के आसपास में सक्रिय भूमिका निभा रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल लगातार इनसे भी संपर्क करने की प्रयास कर रही है, लेकिन उनको इंतजार था पापा राव का, और अब पापा राव ने सरेंडर कर दिया है। अब उसी के साथ में देखने की बात होगी कि 31 मार्च से पहले क्या ये तीनों संगठन आत्मसमर्पण करते हैं या नहीं, और अगर नहीं करते हैं तो क्या कुछ खामियाजा इन संगठनों को भुगतना पड़ेगा। बस्तर जो है अब नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन उसी के साथ में इस पूरे मामले को लेकर जो मंत्री विजय शर्मा है, उनका बयान आया है कि अभी भी कुछ दिनों तक जो है एहतियातन बरतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस्तर को पूर्ण रूप से अब नक्सल मुक्त मान लिया जाए, लेकिन अब देखने की बात होगी कि छत्तीसगढ़ का आने वाला भविष्य कैसा होगा। लगातार ये दावा किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होने के बाद में बस्तर में विकास की नदी बहेगी, लहर बहेगी, लेकिन उसी दूसरी ओर पर ये एक नारे भी लग रहे थे हिड़मा के मरने के बाद में कि कितने हिड़मा मारोगे, हर घर घर में हिड़मा पैदा होगा। और ये उसी मुद्दे को लेकर निकल रहा था जब जंगल कट रहा था। विकास आएगी कि यहाँ पे बर्बादी आएगी, अब तो ये भविष्य का जो है सवाल बनकर रह जाएगा। लेकिन बस्तर का स्वरूप बदल रहा है, अब जंगल के साथ साथ नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ जाना जाने वाला है। लेकिन इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।